गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम यूपीपीएससी का जो पुराने पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं उनका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पेपर्स तो ऑलरेडी आरोहण पर हमने प्रोवाइड किए थे और मैंने कहा भी था कि पेपरों को एनालाइज करें, जब भी बिगिनिंग करें, तैयारी जब भी प्लान करनी हो, पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर जहां पर अवेलेबल है उनको जरूर देखें कि किस तरह का पैटर्न एग्जाम में आता है, कि जो पेपर हम देने जा रहे हैं उसी को हम एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है, क्या एरियाज पूछे गए हैं। तो अब पेपर डिस्कशन हम शुरू करेंगे। सिविल के दो पेपर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में जो पेपर हुआ था वो वाला और 2019 वाला। तो 25 क्वेश्चन वाला है, क्योंकि जीएस के 25 क्वेश्चन आते थे, इसमें भी है, इसमें भी है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन इस बार ऐड किया है, पर जो 25 क्वेश्चन जीएस के आते थे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब आता था, ये पहले भी था और ये अभी भी है। तो 19 और 21 का पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे हमें ये भी पता लग जाएगा क्या तरह के एरियाज एग्जाम में पूछे जाते हैं। डे 1 से मैंने आपको बोला हुआ है, जनरल स्टडीज का मतलब होता है 8 सब्जेक्ट। सिलेबस वो क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। जीएस का मतलब होता है 8 सब्जेक्ट। पॉलिटी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके बाद जीके एंड करंट अफेयर्स, 4 हो गया। लाइफ साइंस 5 और 10 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री 6 ये हो गए। और 2 सब्जेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट, कहीं कहीं इकोलॉजी इन्वायरमेंट बोल देते हैं, कहीं बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट बोल देते हैं, है ये इन्वायरमेंट वाला सब्जेक्ट। और एक आईसीटी, आईसीटी में कंप्यूटर बेसिक आ जाता है। तो जीएस का मतलब ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। एसएससी, जेई हो, सीजीएल हो, आरआरबी हो, कोई भी पेपर आप देने जा रहे हो, जीएस का मतलब ये एरिया। अभी एसएससी जेई का रिजल्ट आया, आरोहण के काफी सिलेक्शन उसमें जो हुए, तो हर बच्चे का एक ही जो फीडबैक मिला कि सर जीएस बहुत बढ़िया गया। पहले जीएस में स्कोर नहीं होता था, क्योंकि डे 1 से क्लियर है कि जीएस का मतलब इतनी चीजें हैं। सिलेबस वो क्लियरली डिफाइन करें या ना करें, ठीक है। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी में इंडिया वर्ल्ड दोनों। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी में इंडिया वर्ल्ड दोनों। तो जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपका टॉपिक ऐड कर दिया है, ये 2 सब्जेक्ट उसमें डाल दिए। भाई 8 सब्जेक्ट जीएस के होते हैं, ये 2 इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में उन्होंने ऐड कर दिया है, तो मैंने भी उसका पार्ट मान लिया, पर तो भी ये 6 सब्जेक्ट, ठीक है। टोटल जीएस के नाम पे 8 सब्जेक्ट होते हैं। ये बताना इसलिए जरूर, देखो टाइम अब आपका अप्रैल में कैलेंडर के हिसाब से डेट आ गई, वो डेट रहेगी कि शिफ्ट करेंगे कुछ नहीं पता, अभी तक के हिसाब से अप्रैल की डेट आई। 20 दिसंबर के लगभग हमने बैच शुरू किया था। तो डे 1 पे मैंने बोला है कि जीएस का मतलब इतना एरिया है। अब मैं ये तो नहीं कह दूंगा ना कि टाइम कम है तो मैं बोल दूं लाइफ साइंस नहीं पूछेगा, और पुराने पेपर लगाएं तो हमें पता भी चलेगा क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन ऑफलाइन इतने सारे लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ रहा हो, कोई कह रहा है ये भी पूछेगा, कोई कह रहा है कुछ और पढ़ो, कोई कह रहा है कोई किताब पढ़ लो, कोई कह रहा है खाली क्वेश्चन लगा लो। सबकी अलग अलग अप्रोच है। मेरी अपनी जो समझ है एग्जाम को लेकर वो मैं बोल सकता हूँ। भाई मेरा मानना जीएस ये है, जीएस ये है। मैं हमेशा शुरू से बोलता रहा हूँ इन सब्जेक्ट को रेडी करके रखो। यूपीपीएससी यही फॉर्म तो बाद में आया, हमेशा बोलता रहा हूँ ये सब्जेक्ट पढ़ के रख लो, कोई ना कोई पेपर में जहां जीएस आएगा वहां ये एरिया पूछेगा। भाई आईसीटी इन्वायरमेंट आजकल हर एग्जाम में आ रहा है, टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पूछेगा, इन्वायरमेंट क्यों नहीं पूछेगा। और यहाँ से ये वाले सब्जेक्ट जो है, जीके करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ना ही पड़ता है करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर भी डेली नहीं पढ़ना पड़ता, जो कवरेज है वो देखना जरूरी है। अब यहाँ पे कई लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, लाइफ साइंस और 10 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस पे लोगों ने बात नहीं की है। पर आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि 25 में से 2 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीएस 25 क्वेश्चन प्री में भी आएगा, मेंस में भी 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस वगैरह के 1-2 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इस पर डाउट है मुझे, क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों में भी अगर किसी को एक चॉइस ऑप्ट करनी हो तो लाइफ साइंस, इन दोनों में भी अगर चूज करना हो, सर मैं कोई एक ही कर पाऊंगा, तो इन दोनों में भी लाइफ साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह देखते हैं, उससे आप लोग खुद भी आइडिया लगा पाएंगे। तो मैंने इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड भी किए थे, और मैंने कहा था जिसको डाउट हो कि कौन सही कह रहा है कौन नहीं, सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर देखो कोई भी एग्जाम में। और कॉमन जीएस जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब तो एसएससी जेई इस बार दोगे वहां भी यही आएगा, आप सीजीएल दोगे तो भी आएगा, आरओ का पेपर दे रहे होंगे तो भी पूछेगा। ये कॉमन जीएस जो है ये तो हर एग्जाम के मतलब का है, ये तो हर एग्जाम के लिए कॉमन एरिया है। तो कुछ पेपर डिस्कस कर लें पहले। 2021 लेटेस्ट पेपर जो हुआ था उसको पहले देख लेते हैं, जो लेटेस्ट पेपर हुआ था वो पहले देख लेते हैं। अब एक चीज इसमें मैं आपको बताऊं, यूपीपीएससी एई जो 25 क्वेश्चन जीएस आते हैं, सर पेपर किस नेचर का सेट किया जाता है, कितना तक हम मान सकते हैं स्कोर होना चाहिए, जीएस की जो मैं बात कर रहा हूं। देखो 25 क्वेश्चन जो जीएस आते हैं, प्री में आएगा 25, मेंस में आएगा 25। एक एवरेज बच्चा आरोहण पे जैसे मैंने बताया, अब उस हिसाब से पढ़ा, कुछ याद रहेगा कुछ भूलेगा। एवरेज जो बच्चे स्कोर करते हैं यहाँ पर 16 क्वेश्चन के आसपास आपको एज इट इज लाइनें मिल जाएंगी। पेपर अगर मॉडरेट भी बनाएगा, जिस तरह का पेपर आता है, 16-17 क्वेश्चन तो आप इसमें आपको क्लास के मिल जाएंगे। जितना जितना बताया है, अगर इतना किसी ने पढ़ा है, 25 में से 16-17 क्लास की क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कोई अच्छा स्टूडेंट है, पहले से आरोहण पे जुड़ा हुआ है, सारे सब्जेक्ट पढ़ चुका है, रिवीजन कर रहा है, रिवीजन वगैरह कर रहा है, तो वो पहुंच जाएगा, 2-3 क्वेश्चन का अंतर और आ जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट अगर आरोहण का है तो 18 से 20 तक पहुंच जाएगा, ये रेंज है। ये वैसा एग्जाम नहीं है कि 25 में 23 कर लो, 24 कर लो। 2-3 क्वेश्चन तो इतने गंदे पूछेगा कि स्टूडेंट क्या टीचर भी नहीं कर पाएगा। 2-3 क्वेश्चन इस तरह के पूछेगा जो टीचर के लिए भी चैलेंजिंग है। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन टफ है, इसलिए कि कुछ क्वेश्चन एम्बिगुअस होते हैं, 2 स्टेटमेंट बड़े क्लोज डाल देता है। अब हिस्ट्री वगैरह में, एंशिएंट में कुछ कुछ इतने क्लोज एरिया हैं जहां आप आंसर में फंस जाओगे, बता ही नहीं पाओगे ये लगाएं कि ये लगाएं, और दोनों अपनी जगह ठीक होंगे। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन जरूर डालता है कट ऑफ को कंट्रोल में रखने के लिए। पर एवरेज स्टूडेंट जिसको बताया गया है ऐसे पढ़ना है, एसएससी जेई के लिए भी कहा था, जितना क्वेश्चन बनेगा आराम से बच्चे बना के आए, सेलेक्ट भी हो गए। टेलीग्राम वगैरह पे आरोहण पे आपने देखा होगा, कई बच्चे अपना फीडबैक शेयर कर रहे हैं सेलेक्ट जो हुए। 16-17 क्वेश्चन तक एवरेज बच्चा बना सकता है। बहुत अच्छा स्टूडेंट आरोहण का है, जितनी चीजें बताई सब पढ़ रहा है, फॉलो कर रहा है, 18 से 20 तक बना सकता है। ठीक है, इतना मैं मान के चलता हूं। अब कोई 22-23 तक जा रहा है तो उसकी अपनी मेहनत बहुत है, फिर कोई 22 तक भी पहुंच जा रहा है तो फिर उसकी अपनी मेहनत बहुत है, या पेपर का लेवल अगर डाउन हो जाए तो ऐसा हो सकता है। अभी तक जिस तरह का पेपर आता है 16-17 लगभग, ये मैं बोल सकता हूं, ये आपको मिल जाएगा। और जो लोग पढ़ चुके हैं अब क्वेश्चन भी देख सकते हैं। भाई जीएस तो मैं कितने समय से पढ़ा रहा हूं, अब जो क्वेश्चन है उससे हमें पता लग जाएगा कि सर क्लास के क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो 2021 वाला पेपर है सिविल का, मेन तो सिविल का क्राउड ज्यादा, सिविल वाला पेपर पहले डिस्कस कर रहे हैं। 19 और 21 के सिविल के पेपर डिस्कस कर लेते हैं जो आए थे। 2021 सिविल क्वेश्चन पेपर कहां पड़ा हुआ है, आरोहण पे जाओगे, यूपीपीएससी एई बैच में, फोल्डर में लास्ट में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, यूपीपीएससी एई बैच में नीचे की तरफ जाओगे, यूपीपीएससी एई क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, वहां से पीडीएफ निकाल सकते हो। अब सुनो, पहला सवाल आया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 2 बार रीड करना है, जल्दी नहीं करना। कई बार क्वेश्चनों में नॉट वर्ड लिखा हुआ आएगा, हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, नॉट वर्ड को ध्यान नहीं देते, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी ट्रेन लूट, सीधे टिक कर दोगे। वो ये पूछ ही नहीं रहा है, वो आपसे पूछ रहा है नॉट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन को कितना भी आसान क्वेश्चन आए, चाहे इंडिया का नेशनल एनिमल ही क्यों ना पूछा हो, तरीका क्या है, 2 बार रीड जरूर करना है, 2 बार रीड क्वेश्चन को जरूर करना। और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग, 1-2 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वाले में आपको मिल सकता है, जो आपका 120 क्वेश्चन वाला है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, वहां मल्टीपल स्टेटमेंट के चांस कम होंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, पर मैच द फॉलोइंग 1-2 भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भले वो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, पर मैच द फॉलोइंग वगैरह के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। या 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, टेस्ट सीरीज में भी हम लोग इस हिसाब से ही दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में भी हम लोग इसी तरह दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन सिंगल लाइनर नहीं दे रहे हैं, सिंगल लाइनर ज्यादा रहेगा, पर मल्टीपल स्टेटमेंट या मैच द फॉलोइंग 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक, इन चीजों के लिए मेंटली रेडी रहिए।
पहले से मैं क्लियर कर दे रहा हूं इस बात को। कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, पहले आप आंसर करें फिर मैं इसको बताता हूं क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, टॉपिक भी चाहे लिखते जाएं, क्या क्या एग्जाम में पैटर्न सिलेबस क्या क्या है चाहे तो लिखते जाएं। ये क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया का, क्या क्या एरिया एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। अब इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भाई यूपीपीएससी का पेपर है, पहले आ भी चुका है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो यहाँ एरियाज पूछे गए हैं उस सब्जेक्ट को तो डिनाई नहीं कर सकते कि सर ये एरिया नहीं पूछेगा। अब मुझे बताओ भाई, कोई ये कह दे कि लाइफ साइंस नहीं आएगा तो पेपर देखकर बोलना चाहिए ना ये बात कि पेपर में नहीं आया हो तो नहीं आएगा, एक बार भी ना पूछा गया हो। अगर 25 क्वेश्चन का पैटर्न पहले भी था, 25 क्वेश्चन अभी भी है, वही सिलेबस पिछली बार भी लिखा था 25 क्वेश्चन वाला, वही इस बार भी फॉलो कर रहे हैं। तो पहला सवाल, इनमें से क्या सही नहीं है, मतलब कौन सा मैचिंग गलत है। अशफाकुल्ला खान काकोरी ट्रेन लूट से जुड़े थे, सही या गलत। असेंबली में बम फेंका गया था, खुदीराम बोस उस घटना से जुड़े थे। शौकत उस्मानी कम्युनिस्ट पार्टी वाले कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़े थे, या सूर्य सेन चत्तगांव रिवोल्ट केस से जुड़े थे। देखो, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, 1925 काकोरी ट्रेन लूट, लखनऊ के पास जगह काकोरी, 1925 काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, तो ये तो करेक्ट मैचिंग है। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी ट्रेन लूट हुई थी 1925, सही बात है। खुदीराम बोस और इनके साथी प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 1908 मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 का। मजिस्ट्रेट प्रिंगल था, उसको मजिस्ट्रेट था मुझे कलकत्ता, मजिस्ट्रेट था, उसको मारने की कोशिश की थी, पर उसकी बजाय जो बम फेंक दिया था एक दूसरी गाड़ी पर जहां दो लेडी थी उनकी डेथ हो गई थी, दो लेडी उनकी डेथ हो गई थी, पढ़ाया हुआ है हिस्ट्री में। तो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। असेंबली बॉम्ब केस नहीं, असेंबली में तो बम फेंका था भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, तो ये करेक्ट मैचिंग नहीं है। खुदीराम बोस वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ये मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 की बात है, जो मजिस्ट्रेट पे बम फेंकना था और फेंक दिया दूसरी गाड़ी पर जिसमें दो वुमेन की डेथ हो गई थी। किंग्सफोर्ड, करेक्ट, किंग्सफोर्ड था, किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड करेक्ट। पढ़ा रखा है, ऐसी कहानी भी बताई हुई है हिस्ट्री में। मजिस्ट्रेट के ऊपर बम फेंकना था तो मजिस्ट्रेट की बजाय वो गाड़ी पे फेंक दिया था, कैनेडी सिस्टर्स थी जो, उनकी डेथ हो गई थी। हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है टॉपिक मैंने ये। तो देखो, खुदीराम बोस असेंबली बम केस से जुड़े नहीं थे, ये वाला बी जो आंसर होगा ये गलत है, नॉट करेक्ट। सूर्य सेन, इनको मास्टरदा कहा जाता था, चटगांव आर्मरी रेड हुई थी, चटगांव आर्मरी रेड हुई थी उससे जुड़े हुए थे सूर्य सेन, मास्टरदा बोलते थे इनको। शौकत उस्मानी कानपुर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, हमें सीधे समझ आ गया कि बी आंसर जो है वो होगा, नॉट करेक्ट, बी आंसर। दूसरा सवाल है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, 2021 का ही पेपर है, मतलब करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा गया है, 21 का ही पेपर है, 21 का करंट अफेयर आया है, तो हिस्ट्री भी पूछा गया, करंट अफेयर भी पूछा गया। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, उस समय इंडिया की रैंक क्या थी। करंट अफेयर जो मैंने अभी नया पढ़ाया है, दिसंबर फर्स्ट वीक तक का पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, जो आपके फोल्डर में, सभी फोल्डर में करंट अफेयर है, दिसंबर फर्स्ट वीक तक का अवेलेबल है, आगे का भी अपडेट कराऊंगा मैं। उस साल इंडिया की रैंक 71 थी जब का ये क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर में सब नई रैंक वगैरह सब लिखवा रखी हैं, एग्जाम के मतलब का है। टॉपिक समझ आ गया, एग्जाम के किस तरह क्वेश्चन आए हुए थे, उस साल भी पूछा गया है, उस साल इंडिया 71 था। लाइफ साइंस का क्वेश्चन देखो ये रहा। अब जो साइंस कह रहा है कि नहीं सिलेबस का पार्ट है, क्यों नहीं है, सिर्फ लोग क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर पढ़ लो। ये कहा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर का है, डे वन पे मैंने बोला हुआ है साइंस का पार्ट भी सिलेबस का पार्ट है, आया हुआ है क्वेश्चन 21 में। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, हर क्लास में पढ़ाया हुआ है मैंने ये, ठीक है। इसमें कौन क्या मैचिंग सही है पहले आप बताइए, फिर हम आंसर करें। एसिटिक एसिड किसका केमिकल नेम होता है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। सभी लोग आंसर कर रहे हैं बी, बी फॉर बॉम्बे। और लोग भी बताएं भाई, और लोग भी बताएं क्या होना चाहिए।
देखो, एसिटिक एसिड केमिकल नेम होता है विनेगर का। एसिटिक एसिड केमिकल नेम है विनेगर का। सिरका जो होता है उसका केमिकल नेम एसिटिक एसिड। केमिकल फार्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड? CH3COOH। 2 कार्बन है तो हम इथेनॉइक भी कह सकते हैं कि नहीं? 2 कार्बन है तो हम इसको इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं ना। एसिटिक एसिड ही इथेनॉइक एसिड भी है। 2 कार्बन मतलब इथ, सिंगल कार्बन होता तो मिथ। विनेगर का ही केमिकल नेम होता है इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो ये हो गया विनेगर। लैक्टिक एसिड, मिल्क को कर्ड बनाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड बनाने का काम करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मिल्क के अंदर पाई जाती है लैक्टोस शुगर। लैक्टोस शुगर को बदल देता है कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड में। लैक्टोस शुगर को कर्ड की लैक्टिक एसिड में बदल देता है। तो कर्ड का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण। तो लैक्टिक एसिड किसमें होगा? कर्ड में। कर्ड में। चींटी वगैरह के काटने से जो स्वेलिंग आ जाती है या चींटी जो लाइन बना के चलती है एक दूसरे के पीछे, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होगा? HCOOH। HCOOH। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड, किडनी स्टोन जो बनता है, किडनी स्टोन वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। पथरी वगैरह जो हो जाती है वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। और पथरी पेशेंट जो होते हैं, स्टोन वगैरह जिनको हो जाता है, उनको टमाटर, पालक इस तरह की चीजें खाने को मना करते हैं। टमाटर पालक जैसी चीजें खाने को मना करते हैं क्योंकि उनके अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में भी पालक में भी पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो भी नोट कर लो, टोमेटो में भी, स्पिनच में भी, टमाटर में भी होता है ऑक्जेलिक एसिड, पालक में भी है। तो पथरी पेशेंट जो होते हैं उनको मना कर देते हैं। किडनी स्टोन यही होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलिक एसिड के जो सोर्स होंगे उनको मना करेंगे, भाई इसको मत इनटेक करिए। ठीक, मैच कर लो, बन जाएगा आंसर। ए का 3 है, बी का 4 है, 34 नंबर देखो कहां लिखा है, ये रहा, बी सही है। लाइफ साइंस में एज इट इज पढ़ा रखी है सारी चीजें। पर अब ये बात तो गलत है कि साइंस नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक आध क्वेश्चन और भी आगे है। कौन सा ट्रेवलर था, फ्रांसीसी ट्रेवलर, जिसने काशी को मतलब बनारस को एथेंस ऑफ इंडिया कहा था? एथेंस ग्रीस की राजधानी। एथेंस जो है ग्रीस, ग्रीस एक कंट्री यूरोप का, उसकी राजधानी एथेंस, बहुत एंशिएंट सिटी है वो भी। तो कौन सा ट्रेवलर फ्रांस से आया था जिसने काशी को मतलब बनारस को एथेंस ऑफ इंडिया कहा था? 6 बार इंडिया ट्रेवल किया था इसने। टेवर्नियर था, जीन टेवर्नियर। जीन टेवर्नियर 6 टाइम्स इंडिया ट्रेवल किया था इसने, 6 टाइम्स। और मुगल बादशाह उस समय शाहजहां के टाइम पे भी आया है, ये शाहजहां के टाइम पे भी आया है, औरंगजेब के टाइम पे भी आया है। दोनों के समय इंडिया ट्रेवल किया है। 6 बार इंडिया ट्रेवल किया है इसने, 1630 से लेकर 1660 के बीच, मतलब 1638 से 1663 या 65 के आसपास तक, लगभग इस समय में 6 बार इंडिया ट्रेवल किया था टेवर्नियर ने। टेवर्नियर इंडिया 6 बार ट्रेवल किया था। तो एथेंस ऑफ इंडिया किसने कहा था? टेवर्नियर। विभय कह रहे हैं बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर तो दारासिको का फिजिशियन था, फिजिशियन था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, भारत में डायमंड का प्रोडक्शन, पन्ना माइंस है मध्य प्रदेश का। डायमंड प्रोडक्शन इंडिया में कहां? मध्य प्रदेश का पन्ना, पढ़ाया हुआ ज्योग्राफी में। मध्य प्रदेश का पन्ना, डायमंड माइन हमारे यहाँ ऑपरेशनल पन्ना, मध्य प्रदेश। इंडिया में वोटिंग की एज 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी?
कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें वोटिंग की एज पहले 21 होती थी, बाद में घटा के 18 कर दी गई थी? ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था? सभी को पढ़ा रखा है, सभी लोग बता सकते हैं? पॉलिटी की लाइन है डायरेक्ट, बोलो भाई। हाँ, डायमंड प्रोडक्शन, पन्ना, मध्य प्रदेश, बता दिया वो तो। यहां सवाल ये है 21 वोटिंग एज होती थी, घटा के 18, कौन से संविधान संशोधन कानून के द्वारा ये किया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वेरी गुड। 61वां संविधान संशोधन किस ईयर का है ये? 61st अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था ये? नोट्स में चेक करना, लिखाया था मैंने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ईयर जहां तक याद है 1988 था। 1988, वेरी गुड, ठीक है, 1988 होगा पारुल। संविधान संशोधन 61st अमेंडमेंट। हिस्ट्री में मैंने एक डायमंड की बात और की थी, कोहिनूर जो हीरा है वो कौन सी माइन से निकला था? एक और सवाल अगर पूछा जाए, कोहिनूर जो हीरा है वो कौन सी माइन से निकला था? हिस्ट्री पढ़ा है किसी ने आप लोगों में? कोहिनूर जो डायमंड था वो कौन सी माइन से निकला था? वेरी गुड विकास, गोलकोंडा माइन, करेक्ट, गोलकोंडा माइन। कोहिनूर पन्ना से नहीं निकला था, कोहिनूर निकला था गोलकोंडा, गोलकोंडा माइन। जीएस में बच्चों का लेवल बड़ा अच्छा हो गया, काफी स्टूडेंट हैं जो आरोहण पे पहले से जुड़े हैं, जिनको 4 महीने से ऊपर हो गया है। जीएस का लेवल कई बच्चों का बहुत बढ़िया हो गया है, और सिलेक्शन जो लगातार भेज रहे हैं कि कोई ना कोई एग्जाम निकलते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है। नॉक नी सिंड्रोम, ये तो मैंने अभी हाल में आपको पढ़ाया था, जो भी लेटेस्ट क्लासेस हुई हैं उसमें भी चर्चा की थी मैंने इसकी। सैनिटेशन वगैरह जो पढ़ाया है उसमें ही बताया है, लाइफ साइंस में ही बताया हुआ है, कम से कम 3 सब्जेक्ट में जिक्र हुआ है इसका, एनवायरमेंट में चर्चा हुई होगी। नॉक नी सिंड्रोम इनमें से किस पॉल्यूशन के कारण होता है, आप बताएं? और एक और नाम से भी कह देते हैं इसको, एक और नाम से भी बोलते थे, बच्चों में दिक्कत होती है ये, फ्लोराइड, फ्लोराइड पॉल्यूशन के कारण, वेरी गुड। और दूसरा नाम क्या बोलते थे? रिकेट्स, रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी के कारण फ्लोराइड पॉल्यूशन होगा, बॉडी में विटामिन डी कमी होगी, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, करेक्ट है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, स्टेट पीसीएस वगैरह में जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यूपी पीसीएस के पुराने पेपर से क्वेश्चन रिपीट कर दे तब तो ठीक है कि लोगों को पता है, पर हर बार 1-2 ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें स्टूडेंट टीचर दोनों के लिए टफ हो जाती है बात। स्टूडेंट तो क्या करेगा, टीचर के लिए भी आफत है वो। अब जैसे 5 मुख्य विशेषताएं पुराण की मेंशन की गई हैं, कौन से पुराण में? पुराणों की 5 विशेषताएं, इनका महत्व बताया गया है, इंपॉर्टेंस बताई गई है, ये किस पुराण में उल्लेख मिलता है? हिंदी अनुवाद में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है? अब ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये डिफिकल्ट है, यूपी पीसीएस से सीधा रिपीट कर दिया हो तब तो ठीक है, पुराना पेपर से उठा के पूछ दिया, अगर नया क्वेश्चन ये पूछ दिया हो तब लोगों के लिए आफत है। 4 वेद हैं, 4 वेद, 18 महापुराण, 4 वेद, 18 महापुराण, 108 उपनिषद जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे, ये सब हैं। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। तो इसका जो जिक्र मिलता है मत्स्य पुराण में, ये जिक्र मिलता है मत्स्य पुराण में। पर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बेटर है निगेटिव मार्किंग के चक्कर में ना पड़े, छोड़ दें। ऐसे क्वेश्चन उसने दिए ही हैं कि गलत करो और निगेटिव ले जाओ, तो ये भी समझना जरूरी है क्या नहीं करना है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जबरदस्ती उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना कि सर ने लग रहा है बताया है, लग रहा है सर ने बोला है, सर ने बोला भी नहीं, अपने आप ही सोच रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को नहीं करना, देखते ही पता लग रहा है कि छोड़ने वाला क्वेश्चन है, कहीं प्रीवियस ईयर वगैरह में देखा हुआ था तब तो ठीक है, पर पहली बार ही नजर पड़ रही है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना। आंसर मैंने भले बता दिया है, अब सेम क्वेश्चन आया तो कर दोगे, इस तरह का गंदा क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा पूछेगा तो नहीं कर पाओगे, जरूरत नहीं है। ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच,
एक रेटिंग की जाती है, एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है जो बहुत साफ सुथरे बीच हैं उनके लिए। बहुत साफ सुथरे बीच जो इंडिया में हैं या दुनिया के, उसमें सर्टिफिकेशन वगैरह दिया जाता है, उसमें सर्टिफाई करते हैं कि बहुत क्लीन बीच है। इंडिया के भी कई सारे बीच उस कैटेगरी में आते हैं। तो ये पूछा है कौन सा बीच कहाँ पर है, जगहों के नाम पे है, बता सकते हैं, वैसे आसान क्वेश्चन है। इसमें बड़ा पॉपुलर है ऋषिकोंडा, विशाखापट्टनम के पास वाला, विशाखापट्टनम वाला जो है ऋषिकोंडा, आंध्रा। ये तो सीधे सीधे मैच हो रहा है। अच्छा, मैचिंग में भी इसमें यूपीएससी की तरह फंसाता नहीं है, एक मैच भी होता है ना, कई बार आंसर मिल जाता है। हालांकि सारे एरिया आसान है, टफ नहीं पूछा है, पर एक भी मैच से कई बार आंसर बन जाता है। जैसे डी का 1, अब आप ये दो में ही सिलेक्ट करना है बस, एक मैच हो गया, अब दो में देखना है। घोघला पड़ता है दीव। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, उनको मर्ज करके एक ही बना दिया गया है। दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव दो अलग अलग यूटी थे, दोनों को मर्जर करके एक कर दिया गया है। कासरकोड, कासरकोड पड़ता है कर्नाटक, कासरकोड कर्नाटक है, कप्पड़ जो है केरल है, कप्पड़ केरल। अब इसको मैच कर लो, ए का 4 है, ये बन गया बी, बी आंसर हो गया। घोघला दीव, दीव जो है 100% सोलर सिटी है ये, दीव जो है 100% सोलर पावर्ड सिटी, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है सोलर से पूरी की जा रही है, 100% सोलर पावर्ड सिटी। और दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दोनों यूटी का मर्जर भी हो चुका है, दोनों एक ही बन गए हैं। अगला सवाल, ये क्वेश्चन आंख बंद करके पैर से टिक करने वाला है। एंटी डिफेक्शन लॉ 1000 बार बताया है और आज तक के हर जीएस के पेपर में आया हुआ है, जीएस जहां आता है सब में पूछा गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ ये कौन से शेड्यूल में दिया है? संविधान में 12 शेड्यूल हैं, बता रखे हैं कौन सा किस शेड्यूल में है। हर बार ये क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है, पढ़ाते टाइम भी कहा था, ये बहुत पूछता है। बोलो। और भी लोग आंसर करो भाई, बस 4 ही 5 लोग पढ़ रहे हो क्या? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, हाउस के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, एंटी डिफेक्शन। ये 10वें शेड्यूल में दिया है ना, 10 शेड्यूल, 10 शेड्यूल। लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में दिया है? भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है? बोलो। लैंग्वेज 8वां शेड्यूल, लैंग्वेज दिया है 8 शेड्यूल में। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र और राज्य के बीच में, ये किस शेड्यूल में दिया है? पावर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में किस शेड्यूल में दिया है? 7वें शेड्यूल में, पावर का बंटवारा 7वें शेड्यूल में। वेरी गुड। बाल्टिक कंट्रीज, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है हमने, जीके करंट अफेयर में ही पढ़ाया हुआ है। बाल्टिक कंट्रीज किसको कहते हैं? नोबेल प्राइज वगैरह पढ़ाया था, वहां भी बताया हुआ है, कई कई बार रिपीट किया है। इनमें से कौन बाल्टिक कंट्रीज में माने जाते हैं? देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें यूरोप का नॉर्दर्न पार्ट देखेंगे, यूरोप का उत्तरी हिस्सा देखेंगे, यहां पर आपको 3 कंट्री नजर आएंगे। एक कंट्री है स्वीडन, एक है इधर इसी से सटा हुआ नॉर्वे, यहाँ पानी भरा हुआ है, ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, गल्फ ऑफ बोथनिया। इधर एक कंट्री पड़ती है फिनलैंड, जिसका एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा माना जाता है, हेलसिंकी उसकी राजधानी है। तो स्वीडन नॉर्वे इधर है, बीच में पानी है, गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पड़ता है फिनलैंड। और एक कंट्री यहीं पड़ता है डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक। एक कंट्री इधर पड़ता है आइसलैंड। तो 3 कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन तीनों को मिला दोगे तो इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेविया माउंटेन है, उसके नाम पे इन 3 को कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन तीनों को मिला के बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। इसमें इन दोनों को भी मिला दोगे, फिनलैंड और आइसलैंड को भी मिला दोगे, अगर फिनलैंड और आइसलैंड को भी मिला दिया जाए तो इन 5 को मिला के बोलते हैं नॉर्डिक,
इन पांचों को मिला के बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। और इसी के नीचे ये फिनलैंड जहां पर है, इसी के नीचे यहां पड़ता है बाल्टिक सी। एक जगह पड़ती है बाल्टिक सी, इधर रशिया का एरिया है। रशिया के ही पश्चिमी हिस्से में यहाँ 3 कंट्री हैं। रशिया के पश्चिमी हिस्से में 3 कंट्री हैं, लात्विया, लिथुआनिया, इस्टोनिया। लात्विया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, इन तीनों को मिला के कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज। तो इसमें लात्विया, इस्टोनिया, लिथुआनिया ऑप्शन में लिखा नहीं, तो लिथुआनिया दिमाग लगाना नहीं है। डेनमार्क बाल्टिक में नहीं गिना जाता, फिनलैंड बाल्टिक में नहीं गिना जाता, लिथुआनिया है वो ऑप्शन में लिखा नहीं। तो मल्टीपल स्टेटमेंट में से 2 और 3 बाल्टिक कंट्री हैं, इस्टोनिया, लात्विया, और एक और है लिथुआनिया, वो ऑप्शन में है नहीं। क्लियर है? पढ़ा रखा है, ज्योग्राफी में ही पढ़ाया हुआ है बाल्टिक कंट्रीज कौन होते हैं। बाल्टिक सी का मैप देखोगे, गूगल पे सर्च कर लोगे बाल्टिक सी, वहां 3 कंट्री नजर आएंगे रशिया के पश्चिमी हिस्से में, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, तीनों को मिला के बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज, क्योंकि यहाँ बाल्टिक सी का क्षेत्र है, बाल्टिक सी का क्षेत्र पड़ता है, इसलिए बाल्टिक कंट्रीज। अरे मैंने आपको बताया बाल्टिक कंट्री किसको कहते हैं, इस क्वेश्चन में नॉट पूछ रहा है, तो अब आंसर बता लोगे ना, अब इसमें क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हो यार। मैंने आपको बताया बाल्टिक कंट्री कौन होते हैं, तो जब बाल्टिक एक्सप्लेन कर दिया तो नॉट नहीं बता पाओगे। असल में कुछ लोगों की खुराफात करने की आदत है, मतलब अभी मैंने सिखाया, मेरे पे लॉजिक लगा रहे हो, वही दिमाग मेरे पे चला रहे हो। बाल्टिक कंट्रीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें से बाल्टिक कौन है, तो जब बाल्टिक इस्टोनिया और लात्विया है तो ये नॉट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है तो आंसर में 1 और 3 कर दो। अब इस पे भी दिमाग लगाऊं क्या, ये डी कर दो टिक। पूरा कंसेप्ट बता दिया, लॉजिक बता दिया, उसमें क्या दिमाग लगा रहे हो। नॉट कह रहा है तो ये टिक कर दो, 1 और 3। क्लियर है? लगी नहीं रहा कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, ये हालत है। अरे फिनलैंड, हाँ ये पहला और तीसरा ये बाल्टिक नहीं है, 2 और 4 बाल्टिक में आता है। बाल्टिक सी का मैप दिखा देता हूं मैं, मुझे भरोसा नहीं है कि अपने से मैप भी देख पाओगे, यही दिखा देता हूं, क्योंकि क्लास के बाद तो ना कॉपी खोलोगे ना मैप देखोगे। बाल्टिक सी, रुको, जो क्लास में दिखा दिया जाएगा बस वही फाइनल है। अरे यार मेरे स्टूडेंट हो तो मुझे पूरा भरोसा है ना तुम्हारे टैलेंट पे, क्लास के बाद देखोगे नहीं। ये देखो इधर मैप, ये देखो, ये रहा रशिया, रशिया के पश्चिम में, रशिया के पश्चिमी हिस्से में ये कौन कौन से कंट्री हैं, इस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, और ये वाटर बॉडी क्या है, बाल्टिक सी। ऊपर क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया, इधर फिनलैंड उधर स्वीडन। इस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया रशिया के पश्चिमी हिस्से में, बाल्टिक सी ये पड़ता है, इनको बाल्टिक कंट्री कहते हैं इन तीनों को। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर आए। अरे यार इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है, तुम्हारी एज में हम थे तो हम भी थोड़ी सारी बात सुनते थे टीचर की। जैसे मैं तुमको कह रहा हूँ कि कौन सा तुम सुनोगे या अपने आप से देखोगे, तो तुम्हारी एज में हम ही कौन सा देखते थे। जब धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, मैच्योरिटी आएगी, तब सारा ज्ञान फूटेगा। तुम्हारी एज एंजॉय करने की एज भी तो है, इतना टेंशन लेके कहाँ जाना है। पर यह है कि काम भर का पढ़ भी लो, सिलेक्शन हो जाए फिर एंजॉय करो, जितनी जरूरत है उतना जरूर पढ़ लो। ठीक, अब मेरा दिन रात का यही काम है, तो चलो मैं तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अब तुम नन्ही सी जान कितना पढ़ोगे। देखो इधर,
पर यही कह कह के पढ़ा बहुत दिया जा रहा है तुमको, यही कह कह के पढ़ा बहुत दिया गया है। बैटल ऑफ चंदावाड़, दो युद्ध हुए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई और सेकंड बैटल ऑफ तराई। पहले में पृथ्वीराज ने गौरी को हराया पर मारा नहीं 1191 में, और अगले ही साल दूसरा युद्ध हुआ, गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। और जयचंद ने पृथ्वीराज को सपोर्ट नहीं किया था, उनके पर्सनल कई सारे रीजन थे, मैंने हिस्ट्री में बताया भी था आपको। पृथ्वीराज को हराने के 2 साल के बाद ही 1194 एडी में गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। मोहम्मद महमूद गजनी अलग है, मोहम्मद गौरी अलग है, हिस्ट्री में बताया हुआ है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज इनकी दुश्मनी थी। तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, तराई का पहला युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज ने गौरी को हरा दिया था। अगले ही साल बेटर स्ट्रेटजी के साथ गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया, पर दोनों ने एक दूसरे को नहीं मारा था। 2 साल के बाद 1194 में गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद, जयचंद को भी हरा दिया। जयचंद का काफी बड़ा साम्राज्य था, कन्नौज से लेके बनारस तक काफी बड़े एरिया पे रूल कर रहा था जयचंद। तो 1194 में चंदावाड़ के युद्ध में गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। तो राजपूतों का जो कंट्रोल था, ये काफी एरिया जहां इनका वर्चस्व था, ये इनके हाथ से निकल गया। गौरी ने स्टेब्लिश कर दिया अपना। ठीक है, पढ़ाया हुआ हिस्ट्री में पूरी कहानी बताई हुई है मैंने। तो जयचंद को गौरी ने हरा दिया था चंदावाड़ के युद्ध में 1194 में। सवाल ये है, चंदावाड़ ये आज किधर पड़ता है? चंदावाड़ का जो एरिया है ये आज के समय में कहाँ का एरिया है? रूल तो जयचंद काफी बड़े एरिया में करता था, जैसे मैंने बताया आपको, कन्नौज वगैरह से लेके बनारस तक का एरिया लगभग काफी बड़े एरिया में रूल करता था। ये एरिया आज का फिरोजाबाद पड़ता है। चंदावाड़ अगर मैं बताऊं तो आज का फिरोजाबाद और यमुना के आसपास का एरिया है। आगरा में यमुना के आसपास का एरिया फिरोजाबाद के नजदीक पड़ता है अभी के समय में, और यमुना के आसपास का क्षेत्र है। एग्जैक्ट लोकेशन तो ये पड़ेगी लगभग फिरोजाबाद, आगरा के आसपास, यमुना, ये रेफरेंस है। तो प्रेजेंट टाइम में ये जगह कहाँ पड़ती है? अब फिरोजाबाद से अगर कन्नौज की दूरी देखें, ये थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, इटावा ज्यादा नजदीक पड़ेगा। फिरोजाबाद के ज्यादा नजदीक इटावा पड़ेगा, तो आप इसमें इटावा टिक करोगे। 80-82 किलोमीटर ही होगा। फिरोजाबाद इटावा 80-82 किलोमीटर ही होगा, जबकि कन्नौज 150 के ऊपर पड़ेगा। इटावा आंसर होना चाहिए इसका। चंदावाड़ उस समय का, आज ये एरिया कहाँ पड़ता है, ये सवाल पूछा गया है। इटावा, यमुना, मैंने यमुना का जिक्र भी किया, उसी के आसपास का एरिया था ये। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना, नजदीक के एरिया दे दिए, इटावा, कन्नौज। चित्रकूट वाटरफॉल पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी में। चित्रकूट वाटरफॉल एज इट इज कॉपी की लाइन पढ़ाया हुआ है। चंदावाड़ भी बताया था, चंदावाड़ जो है ये एरिया किधर पड़ता है बताया था ये भी मैंने। चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है बोलो भाई? काफी जिक्र भी किया था हमने इसके ऊपर। जैसे अमेरिका कनाडा बॉर्डर पे नियाग्रा फॉल है, काफी चौड़ा, तो चित्रकूट वाटरफॉल को इंडिया के नियाग्रा फॉल माना जाता है। कनाडा अमेरिका बॉर्डर पे जैसे नियाग्रा फॉल है, वैसे ही ये जो चित्रकूट वाटरफॉल है, इसको नियाग्रा फॉल इंडिया का मान लेते हैं। उतना ही चौड़ा है लगभग ये। बारिश वारिश में बड़ा खूबसूरत, बहुत बड़ा एरिया में नजर आएगा। ये गोदावरी की एक सहायक नदी है, इंद्रावती। गोदावरी, जिसको हम दक्षिण गंगा कहते हैं, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में। गोदावरी जो निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर, वहां से गोदावरी का ओरिजिन होता है, नासिक से। दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना भी जाता है। और गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है कई सारी, एक ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती। तो चित्रकूट वाटरफॉल सीधे सीधे गोदावरी पे नहीं है, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी इंद्रावती पे है। ये एरो इधर जाएगा, इंद्रावती पे है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए, चित्रकूट वाटरफॉल किस रिवर पर स्थित है? आप आंसर करेंगे इंद्रावती पर स्थित है। दूसरा सवाल आ जाए, इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है? सहायक नदी है गोदावरी की। किस रिवर को कहते हैं? दक्षिण गंगा, गोदावरी को कहते हैं। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक में। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर सबसे लंबी रिवर है गोदावरी। पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा जमीन का टुकड़ा
जिसके 3 तरफ पानी हो, ऐसा लैंड एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। इंडिया का ये पार्ट अगर देखोगे तो ये लैंड मास, इतना हिस्सा जो इंडिया का है, इसके तीनों तरफ पानी है, तो इस पार्ट को पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। तो इंडिया में रिवर तो हिमालयन रिवर्स भी हैं और पेनिनसुलर रिवर्स भी हैं। पेनिनसुलर रिवर में अगर कंपैरिजन करेंगे, नर्मदा, महानदी, तापी या कृष्णा, कावेरी, इन नदियों में कंपैरिजन करेंगे तो पेनिनसुला के अंदर अंदर बहने वाली सबसे लंबी रिवर है गोदावरी। तो गोदावरी है लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इंडिया की, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इंडिया में, पेनिनसुला क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी रिवर है गोदावरी। ठीक, तो चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती रिवर पर है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी जो खुद नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, और गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो उतनी ही सैक्रेड, उतनी पवित्र मानी जाती है। और पेनिनसुला, भारत के पेनिनसुलर क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी रिवर है। फिर जाकर पूरा इंडिया कवर करते जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, ईस्ट की तरफ बहती है, पूर्व की तरफ बहती है। और ये लोकेशन चित्रकूट वाटरफॉल का पड़ता है, जिसको इंडिया का नियाग्रा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। जो अमेरिका कनाडा में नियाग्रा फॉल बॉर्डर पे है, उस तरीके का दिखता है बारिश वगैरह समय में। तो बस्तर जिले में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में पड़ता है। बता रखा है, इसका इमेज में सब दिखाया था मैंने यार को। मैं इमेज दिखाता हूँ आपको, कितना सुंदर लगता है ये। क्यों हम इसको नियाग्रा फॉल के नाम से बोल देते हैं, यही इमेज देख लो। तुरंत हाँ हाँ कर देंगे, हाँ सर इमेज देख लेंगे, देख लेंगे बाद में, देखो कुछ नहीं, ये देखो। ये देखो, ये चित्रकूट वाटरफॉल, ये है बस्तर जिला, छत्तीसगढ़। अब ऐसे नियाग्रा फॉल भी दिखता है तुमको, वो अमेरिका कनाडा बॉर्डर पे है, तो इसको नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया कह देंगे, उसी से तुलना कर दी जाती है चित्रकूट वाटरफॉल। अच्छा, चित्रकूट एक जगह भी है, यूपी एमपी बॉर्डर एरिया, तो यूपी पड़ता है, यूपी एमपी बॉर्डर है, मंदाकिनी रिवर भी है वहाँ। तो चित्रकूट जगह के नाम पे चित्रकूट में टिक कर देना। चित्रकूट वाटरफॉल बस्तर छत्तीसगढ़ में है, और चित्रकूट जो तुलसीदास जी से जुड़ी हुई जो वो जगह चित्रकूट है, मंदाकिनी रिवर जहाँ है, गुप्त गोदावरी वगैरह स्थान वहाँ पर है, गुप्त गोदावरी, वो चित्रकूट यूपी एमपी बॉर्डर पर है। मैहर देवी टेम्पल से पहले, सतना, उससे पहले पड़ता है चित्रकूट, वो यूपी वाला एरिया है, वहाँ पर नहीं है ये। तो चित्रकूट वाटरफॉल को चित्रकूट यूपी से टिक मत कर देना, ये छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट वाटरफॉल, कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा। चित्रकूट वाटरफॉल चित्रकूट यूपी में है, गलत, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ये एक्ट वगैरह कब के हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, हिस्ट्री में लिखाए हुए हैं, ये किसके समय पास हुए थे, बोलो जरा। एक दो भी देख लोगे तो मैचिंग से बन जाएगा। कुछ पता हो ना पता हो, आईपीसी की जो धारा होती है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860, और पुलिस एक्ट है 1861। तो आईपीसी 1860 अगर टिक करते हैं, देखो उससे बनता है कि नहीं। आईपीसी 1860 का, बी का 4, बी का 4, ये दो ऑप्शन में फंस रही है बात। पुलिस एक्ट 1861, डी का 3, डी का 3, ये दो जगह पे है, तो ये बन गया सी आंसर। आईपीसी 1860 का, बी का 4, बी का 4 ठीक है। पुलिस एक्ट 1861, डी का 3, डी का 3, हाँ ये बनेगा सी। अब देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने क्यों बोला था, 10 तक का फिजिक्स केमिस्ट्री बार बार बोला है कि एग्जाम के मतलब का है। ये देखो आ गया क्वेश्चन, बिना पेपर के एनालिसिस किए कुछ भी बोल देना सही नहीं है। क्योंकि जीएस में इतने साल से डील कर रहा हूँ, मुझे मालूम है ये क्वेश्चन डाल देते हैं बीच बीच में साइंस वगैरह के, और सिलेबस ऐसे ही लिखते हैं, सिलेबस डिफाइन नहीं करते।
बच्चों के लिए परेशानी हो गई ना, सिलेबस में लिखेंगे नहीं और क्वेश्चन पूछ देंगे, हालांकि आसान क्वेश्चन है, भले कर लोगे पर उनको मेंशन करना चाहिए। तो कौन सा पेयर सेम फिजिकल क्वांटिटी को बताता है, मतलब कौन सी यूनिट एक ही चीज के लिए लागू हो रही है, ये सवाल है। पढ़ाया हुआ है 10th तक की फिजिक्स केमिस्ट्री में, पढ़ाया भी हुआ है। कौन सी यूनिट एक ही चीज पे अप्लाई हो रही है, मतलब कोई 2 यूनिट टेम्परेचर की है या एनर्जी की है या वर्क की है, 2 यूनिट जो एक ही चीज पे अप्लाई हो रही हो। आसान क्वेश्चन है, भले बन जाएगा, पर फिजिक्स केमिस्ट्री भी 10th तक का क्वेश्चन आया हुआ है इसका मतलब। जूल और कैलोरी दोनों ही एनर्जी का है, सभी बता लेंगे, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले सभी बता लेंगे, इजी क्वेश्चन है। जूल कैलोरी दोनों ही एनर्जी, दोनों यूनिट एनर्जी की। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें पार्ट 9B जोड़ा गया था? आपको मैंने पार्ट 9 बताया था, 73rd अमेंडमेंट बताया था जिसमें जुड़ा था पार्ट 9, पार्ट 9। 74th अमेंडमेंट बताया था जिसमें जुड़ा था पार्ट 9A, इसमें था पंचायत, इसमें था म्यूनिसिपलिटीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज। तो 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, पार्ट 9 और पार्ट 9A पंचायत म्यूनिसिपलिटी जोड़े गए थे, ये दोनों हमने बताए हुए। तो जब 73, 74 पंचायत म्यूनिसिपलिटी है तो इसमें 73rd तो हो नहीं सकता, 52 वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि 9B बाद में जोड़ा गया होगा, 74 के बाद वाले नंबर में 9B जोड़ा गया होगा। अब ये पूछ रहे हैं 9B, तो 73 तो पंचायत के लिए था, उसके अलावा उसमें पार्ट 9 जुड़ा था, 52 पहले हो गया होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब दिमाग लगाओगे, या तो 93 या तो 97। 9B में जोड़ी गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कई सारी कंपनी देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाती है ना, मिल्क वगैरह की कई कंपनीज ऐसी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती हैं। तो 9B में जोड़ा गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये 97th अमेंडमेंट की बात है। 97th अमेंडमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़ा था 97th अमेंडमेंट। ये ऐड कर लेना, नोट्स में चाहो तो ऐड कर लेना, हालांकि ये पुरानी घटना हो गई है, करंट में उस समय चर्चा में रहता था इसलिए क्वेश्चन आया था, ये करंट में उस समय चर्चा में रहता था इसलिए पूछा था। अब तो क्योंकि और पुराना हो गया, तो 97 में 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड कर लो इसको। पॉलिटी में भी अगर देखना नहीं लिखा होगा तो लिख लेना, पॉलिटी में अगर मेंशन नहीं होगा तो ऐड कर लेना। 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटी। 2 ऑप्शन तो खैर वैसे एलिमिनेट हो रहे थे। क्लियर है? अगला पॉइंट पॉलिटी में चेक कर लेना, अगर इसकी चर्चा नहीं हुई होगी तो फिर ऐड कर लेना इसको। 9B 97th अमेंडमेंट से जुड़ा था। करंट अफेयर ठीक ठाक पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखो, नेशनल आयुर्वेदा डे 2021 ये कब सेलिब्रेट किया गया और उसकी थीम क्या रखी थी? करंट अफेयर जो मैंने अभी दिसंबर फर्स्ट वीक तक का आपको पढ़ाया है उसमें ज्यादातर इवेंट की मैं थीम भी बताता हूँ। अर्थ डे कब हुआ, थीम क्या थी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ, थीम क्या थी, स्पोर्ट का कोई इवेंट हुआ उसकी थीम क्या थी। थीम इसीलिए बताता हूँ, थीम पे क्वेश्चन आते हैं। थीम देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है थीम के ऊपर, थीम जरूर लिखवाता हूँ मैं। 2021 का करंट का क्वेश्चन है ये, नेशनल आयुर्वेदा डे। उसका आयोजन वैसे नवंबर फर्स्ट वीक में हुआ था, तो जो डेट दी है वो डेट ठीक नहीं है। इसका आयोजन हुआ था उस समय नवंबर फर्स्ट वीक में। थीम सही लिखी थी, पहला गलत था, दूसरा सही था। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये भारत में कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये जीके में पढ़ाया हुआ है, जरा बोलना क्या आंसर होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये कहां पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहां पर स्थित है? गौरव दुबे कह रहे हैं एआई एंड रोबोटिक्स कब से पढ़ाया जाएगा? लास्ट टॉपिक बचा है क्या गौरव? आपका लास्ट टॉपिक वही बचा है 22 में से, बाकी सारा रेडी है? और अभी अगर शुरू करा देंगे तो बाकी सारा छोड़ के पहले वही पढ़ने लग जाओगे?
कुछ लोगों की खुराफात की आदत है। 2 महीने अभी नहीं हुए, आरोहण पर बैच शुरू हुए, 80% से ज्यादा कोर्स खत्म हो चुका है, तुमने 50 भी नहीं किया होगा अभी, पर आगे आगे चिंता है तुमको कि आगे वाला टॉपिक एआई रोबोटिक्स कब होगा। पढ़ नहीं रहे हो, मजाक कर रहे हो बस। अरे भाई मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मुझे मालूम है ना करवाना है, वो जल्दी शुरू हो जाएगा, हम पूरा करा भी देंगे, तुम्हारा सब तैयार है तो बताओ। खाली उसके चक्कर में टाइम वेस्ट हो रहा हो या उसका वेट कर रहे हो तुम कि लेट हो रहा है तो बता दो मुझे, पहले उसी शुरू करवा देता हूँ मैं। 50% भी सिलेबस तुम्हारा रेडी नहीं होगा अभी, देख लेना अपना पूरा चेक करके कितना पढ़ चुके हो। तो कुछ कुछ लोगों की आदत होती है यही, लग रहा है मुझे पेपर की तैयारी करवा रहे हैं कि मेरा सिलेबस पूरा करवा रहे हैं। जयपुर में है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में है। पढ़ाई नहीं करना है, बस ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में गड़बड़ कर रहे हैं। जब डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो वो कब होगा, वो हो गया तो सैनिटेशन वाला कब होगा, वो भी खत्म हो गया। प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है, एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल का पार्ट पूरा हो गया। ऐसा लग रहा है कि सब कंप्लीट कर चुके हैं, बस वही रह गया रोबोटिक्स। अगले सवाल पर आए। दिल्ली सल्तनत से संबंधित ये 2 स्टेटमेंट हैं, ये बताना है हमें। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है ये टफ हो जाते हैं, मेडिवल इंडिया वगैरह में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, टफ हो जाते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं है। हिस्ट्री वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए तो आ जाएगा क्वेश्चन, पर यूपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं, इतना सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन याद रखना मुश्किल है, ये बोल रहा हूं मैं। तो सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा था नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था नसरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान का भाई। इल्तुतमिश का बड़ा बेटा नसरुद्दीन महमूद 1231 के आसपास सुल्तानगढ़ी ये टॉम बना था, ये मकबरा बना था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानगढ़ी, दिल्ली में है ये, सुल्तानगढ़ी दिल्ली में ही बना था इल्तुतमिश के समय 1231 के आसपास, दिल्ली में स्थित है और पहला टॉम्ब है, पहला मकबरा है, तुर्क लोगों के द्वारा बनवाया गया। तो इल्तुतमिश का बेटा नसरुद्दीन महमूद उसी के लिए बना था ये, नसरुद्दीन महमूद का मकबरा था ये। क्लियर है? दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो ट्रेड फेयर का आयोजन, जो दिल्ली में ट्रेड फेयर लगती है, 2021 में ट्रेड फेयर लगी थी, उसकी थीम क्या थी? फिर थीम पे क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर में थीम वगैरह जो पढ़ाता हूँ फिर पूछा है। अब ये तो पुराना 21 का हो गया, अब जो नए वाले करंट अफेयर में लिखवा रखे हैं वो मतलब के हैं, प्रॉपर पीडीएफ वगैरह में सब दे रखा है मैंने लिखकर, पर वही है कितना पढ़ पाओगे। तो ट्रेड फेयर जो 2021 में हुआ था, थीम क्या थी उस साल? थीम थी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत ये थीम था। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास कर दे रहा है वो सारे कोर्ट को मानना होगा? भारत की जो भी कोर्ट हैं उन कोर्ट के ऊपर वो लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर पास करती है तो वो ऑर्डर जितनी भी कोर्ट भारत में है सबके ऊपर बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना ही होगा। ये आर्टिकल 141 में लिखा है, आर्टिकल 141 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश पास करता है तो सब पर ये लागू होगा। 143 कह रहा हो, 141 चेक कर लो जरा, 143 141 चेक कर लो, जहां तक मुझे ध्यान है 141 होता है, चेक कर लो भाई, कंफ्यूजन मत रखो। अब उम्र हो गई है ना, हो सकता है मैं ही भूलने लग जाऊं, चेक कर लो, 141 ही होता है। सुप्रीम कोर्ट जो नियम पास करेगा वो सबके ऊपर बाइंडिंग होता है। उम्र हो गई है पर याददाश्त अभी ठीक चल रही है। अगला सवाल, एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन ने 2021 में पोलिंग स्टेशन की डिजिटल मैपिंग के लिए ऐप बनाई थी, गरुड़ ऐप। करंट का पुराना क्वेश्चन हो गया, अब इस साल नहीं पूछेगा, पुराना क्वेश्चन है। गरुड़ ऐप, इलेक्शन कमीशन 2021 में गरुड़ ऐप बनाई थी,
पोलिंग स्टेशन की डिजिटल मैपिंग के लिए। अब पुराना क्वेश्चन हो गया, पर इससे ये पता लग रहा है कि करंट अफेयर आया हुआ है, अच्छा खासा करंट अफेयर पूछा है। यूपी लोकल के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 25 में से यूपी लोकल के होंगे तो 2 क्वेश्चन मान लो। ये क्वेश्चन पैर से टिक करने वाला क्वेश्चन है, और देखो 4-4 स्टेटमेंट वाले ही पूछे हुए हैं, पर आसान क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी चीज सीधे सीधे लोकसभा में ही आती है? पूरा अधिकार लोकसभा के पास है। ये आंख बंद करके पैर से टिक करने वाला सवाल है, बोलो। सीधे सीधे लोकसभा को अधिकार है, बताओ भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉलिटी पढ़े हो और ये ना बता पाओ तुम। मनी बिल हमेशा पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में, बिल्कुल सही। इमरजेंसी डिक्लेरेशन लोकसभा राज्यसभा किसी में भी आ सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ जो आता है, पार्टी के खिलाफ, वो लोकसभा में ही पास होता है, लोकसभा की ही रूल बुक का पार्ट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा की रूल बुक का हिस्सा। तो पहला और तीसरा ये दोनों एक्सक्लूसिव अधिकार लोकसभा को है। पहला और तीसरा एक्सक्लूसिव अधिकार लोकसभा के पास है। मनी बिल भी हमेशा पहले लोकसभा में ही आएगा, और अविश्वास प्रस्ताव तो आता ही लोकसभा में है, राज्यसभा का इसमें कोई लेना देना नहीं। मनी बिल हमेशा लोकसभा में पहले आएगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा का उससे कोई लेना देना नहीं। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कौन होगा? पैर से टिक करने वाला सवाल है, बोलो। जीके करंट अफेयर में जीएसटी का एक लेक्चर है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है पूरा। जीएसटी के बारे में पूरी कहानी बताई हुई है, पॉलिटी में भी बताया हुआ है, 2-3 सब्जेक्ट में रिपीट कर रखा है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, सभी लोग करेक्ट हैं। वित्त मंत्री, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षा होती वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं, वित्त मंत्री। बुद्धिज्म पढ़ाया था मैंने। अब बुद्धिज्म पे एक अच्छा क्वेश्चन है ये, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, पर इसमें भी दिमाग लगा दिया इन्होंने, क्वेश्चन को थोड़ा गंदा बना दिया है। गंदा मतलब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जानबूझ के। ये स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर के लिए सवाल पूछा है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। मैंने आपको बताया था बुद्धिज्म में 3 फॉर्म बताई थी मैंने। जो ओरिजिनली बुद्धिज्म जैसा था, बुद्ध जैसा कहते थे, वैसे ही बुद्धिज्म को ओरिजिनली माना जाए, ये लोग हैं हिनयान वाले। पढ़ाया था बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म बहुत डिटेल में बताया था मैंने। जैसा बुद्धिज्म था ओरिजिनली वैसा ही मानने वाले, बुद्ध ने जैसा कहा वैसे ही फॉलो करो। हिनयान थोड़े से रिजिड थे, जैसा बुद्धिज्म बुद्ध ने कहा वैसे ही मानना। थोड़ा सा समय के साथ बदलाव ले आना, लिबरल हो जाना समय के साथ, महायान। जो ओरिजिनल बुद्धिज्म से डेविएट हो गए थे, ओरिजिनल बुद्धिज्म से डेविएट हो गए थे, महायान वाले। और एक तीसरी फॉर्म तंत्र, मैजिकल पावर्स, इन चीज में बिलीव करने वाले, तीसरी फॉर्म थी वज्रयान। वज्रयान, इसको मेन जो प्रमोट करने वाला उसका नाम था धर्मपाल। मेन इसको पॉपुलर करने वाला धर्मपाल, बंगाल के हुआ करते थे पाल लोग, धर्मपाल। उसने वज्रयान बुद्धिज्म को ज्यादा पॉपुलर किया था। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 8वीं-9वीं सदी के आसपास विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी, पढ़ाया पॉलिटी में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार, बंगाल के हुआ करते थे ये पाल, धर्मपाल उन्हीं में से एक। इसने ज्यादा इसको वज्रयान बुद्धिज्म को फैलाया था। और तंत्र सेक्ट बेसिकली मैजिकल चार्म्स, स्पेल्स, उन चीज के लिए था ये विक्रमशिला। लर्निंग सेंटर था बुद्धिज्म का ही, लर्निंग सेंटर था पाल पीरियड का ही, लर्निंग सेंटर था विक्रमशिला, बिहार में बना था। ये तो सवाल लगभग सब बता लेंगे, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। अगला सवाल इसने क्या कहा है? रक्षित, विरोचन, आतिश, दीपांकर, रत्नाकर, शांति, ये सब इंपॉर्टेंट आचार्य थे विक्रमशिला के। अब ये टफ स्टेटमेंट है। अब ये एक एक नाम ढूंढना कि ये सारे जो नाम लिखे हैं विक्रमशिला में पढ़ाते थे कि नालंदा में पढ़ाते थे कि तक्षशिला वाले थे, अब ये टफ क्वेश्चन है। बुद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे उनके शिष्य वगैरह के बारे में मैंने बताया हुआ है, नाम वगैरह बताए हुए हैं, किसको किसको बुद्ध ने उपदेश दिया था, ज्यादा किसको पसंद करते थे, ये सब मैंने वहां बताया हुआ है।
अब ये जो आचार्य के नाम है इस पे लोगों के अलग अलग ओपिनियन। मेरा जो आंसर होगा उसमें सेकंड भी सही होगा, क्योंकि दीपांकर आचार्य वगैरह जो थे ये उसी समय के हैं, जिस समय 8वीं 9वीं सदी में ये बनी है ये भी लगभग उसी समय के हैं। आतिश जो है ये भी उसी समय के हैं, तो विक्रमशिला से ही जुड़े हैं। नालंदा तो उससे पहले हुआ करती थी, नालंदा और पहले थी। तो मेरे हिसाब से जो आंसर इसका होना चाहिए बोथ होना चाहिए, दोनों। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी जो है सही है। पहले में तो दिक्कत नहीं, दूसरे वाले में जो पर्सन के नाम पूछे हैं इनका जो समय है, ये टाइम पीरियड वही है जब विक्रमशिला थी। नालंदा तो पहले थी, नालंदा 5वीं सदी में बनी है, यह 8वीं 9वीं सदी के लगभग की बात है। फिलीपींस और वियतनाम के बीच में कौन सा सी सिचुएटेड है? सभी लोग बता लेंगे। जीके करंट अफेयर। चाइना अपने एरिया से आगे बढ़ के समुद्र में क्लेम करता है कि मेरा एरिया है साउथ चाइना सी। कई कंट्री के साथ डिस्प्यूट है, वियतनाम, फिलीपींस, चाइना की इन सबसे दुश्मनी है। साउथ चाइना सी है फिलीपींस वियतनाम के बीच। चाइना और जापान के बीच में है ईस्ट चाइना सी। चाइना और जापान, यहां पर भी चाइना आइलैंड वगैरह कब्जा कर रहा है, ये है चाइना जापान के बीच। यहां पूछ रहा है चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, ये सब साउथ चाइना सी का एरिया। दोनों जगह प्रॉब्लम है। चाइना अपने एरिया से बढ़ के कब्जा कर रहा है, जापान की तरफ ईस्ट चाइना सी में प्रॉब्लम कर रहा है, और फिलीपींस, वियतनाम, ये जो आसपास की कंट्री हैं उनसे साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है उसका। ईस्ट चाइना सी में कोई आइलैंड है जिसपे प्रॉब्लम है, एक आइलैंड है ईस्ट चाइना सी में, जापान उसको कहता है सेंकाकू, और चाइना उसको नाम देता है डियाऊ। यही आइलैंड जापान कहता है सेंकाकू, चाइना कहता है डियाऊ। अभी चाइना ने अपने लॉ वहां पे लागू कर दिए, अपने नियम लागू कर दिए डियाऊ में। ईस्ट चाइना सी में भी डिस्प्यूट है, पर यहाँ फिलीपींस वियतनाम के बीच पूछा है कौन सा सी पड़ता है, साउथ चाइना सी। सीधी कॉपी की लाइन है। ज्योग्राफी, जीके करंट अफेयर 2 बार रिपीट हो टॉपिक हो रखा है, ये दोनों जगह पढ़ा हुआ है। 25 क्वेश्चन ये वाले कंप्लीट। 21 वाला पेपर हो गया, 19 वाला देख लेते हैं भाई। तो 21 वाला पेपर बहुत टफ नहीं था, 16-17 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं उसी रेंज में है। क्लास के क्वेश्चन आपको 16-17 डायरेक्ट मिलेंगे, उसी रेंज में है वो। अब देख लेते हैं 19 वाला। सीधा कॉपी की लाइन है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉपी की लाइन है, ज्योग्राफी में पढ़ा रखी है, और ये तो लगभग सबने पढ़ाया होगा, खाली मैंने नहीं, ज्योग्राफी जिसने ही पढ़ाया होगा सबने पढ़ाया होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हाईएस्ट पीक, कौन सी हाईएस्ट पीक कहां पर स्थित है? अरावली की सबसे ऊंची पीक का नाम गुरु शिखर, वहीं पर स्थित है माउंट आबू। गुरु शिखर, माउंट आबू, दिलवाड़ा जैन टेम्पल है वहां पर। तो राजस्थान की सबसे ऊंची पीक गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची पीक है ये। अरावली की सबसे ऊंची पीक गुरु शिखर, यहीं पर माउंट आबू, दिलवाड़ा जैन टेम्पल यहीं पर है। नागालैंड में है सारामती, सारामती। मध्य प्रदेश सबसे ऊंची पीक धूपगढ़, यहीं पे है पचमढ़ी, धूपगढ़ यहीं पे है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और तमिलनाडु में नीलगिरी का डोडा बेटा, डोडा बेटा। तो मैच कर लो इसको, ए को 4, बी का 3, 43 नंबर ये रहा सी। तमिलनाडु डोडा बेटा, राजस्थान गुरु शिखर, 43 नंबर ये आंसर हो जाएगा। लियोपोल्ड मैट्रिक्स, अब ये टफ क्वेश्चन था, ये आसान नहीं था, टफ क्वेश्चन था। लियोपोल्ड मैट्रिक्स ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है ईआईए में। ईआईए मैंने आपको बताया हुआ है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करना कि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में या इमीडिएट क्या प्रभाव पड़ेगा एनवायरनमेंट पर, प्रोजेक्ट की स्टडी ईआईए इसमें की जाती है। ईआईए में ही क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है लियोपोल्ड मैट्रिक्स। ईआईए का ही जो एनालिसिस वगैरह किया जाता है, क्वालिटेटिव मेजर जो होता है वो होता है लियोपोल्ड। क्वेश्चन समझ आया है? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के अंदर इसी में आता है लियोपोल्ड मैट्रिक्स। ईआईए करने का ये क्वालिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड, ईआईए का ही क्वालिटेटिव मेथड।
ये मैंने पढ़ाया नहीं है, क्लास में कराया नहीं, EIA पढ़ाया हुआ है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स वर्ड मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन दिक्कत कर सकते हैं, कुछ भी पूछने को पूछ देगा, कितना पढ़ोगे। अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग की जाती है, तो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग अगर बुलाई जाएगी तो ज्वाइंट सिटिंग में हेड कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, या राज्यसभा का चेयरमैन करेगा, या लोकसभा का स्पीकर करेगा? 1000 बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये, तो कोई भी गलत नहीं कर सकता इसको। आरोहण का एक स्टूडेंट भी गलत नहीं कर सकता जिसने पॉलिटी पढ़ रखा हो। ज्वाइंट सिटिंग जब बुलाई जाएगी तो हेड को, ज्वाइंट सिटिंग कैसे क्यों बुलाई जाती है, सब कहानी बताई हुई है। कैसे बिल पे ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग में कैसी मेजोरिटी से बिल पास होते हैं, एक एक वर्ड कहानी बता रखी है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल ठीक, स्पीकर, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये शब्द कहां पर डिफाइंड है? पॉलिटी का अच्छे खासा क्वेश्चन है इसमें। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संविधान में लिखा है, या पार्लियामेंट ने इसको परिभाषित किया है, या सुप्रीम कोर्ट ने, या मंत्रिमंडल ने मिलकर? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन किसने किया है, जरा बताना। कई सारी पोस्ट पे आने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनमें लिखा होता है मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देश का राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना, लिखा रहेगा नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शब्द संविधान में कहीं लिखा नहीं है, क्लियरली बताया था मैंने। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शब्द कहीं नहीं लिखा है, पार्लियामेंट इसको डिफाइन करेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। मंत्रिमंडल डिफाइन करेगा, इनके पास पावर नहीं। अगर संविधान में कहीं कोई कुछ इंटरप्रेट करना है, किसी चीज को मीनिंग निकालना है, डिफाइन करना है, और संविधान में लिखा नहीं है, तो ये काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संविधान में लिखा नहीं है, इसको डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बताया भी था मैंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के क्या क्या मतलब होते हैं। एज इट इज लाइन है कॉपी की। अगर कोई क्वेश्चन एमपी को डिस्क्वालीफाई करने के बारे में आता है, किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है, तो डिस्क्वालिफिकेशन में मैंने स्पीकर भी बताया था, स्पीकर कब डिस्क्वालीफाई करता है लोकसभा वगैरह मेंबर को, और प्रेसिडेंट कब डिस्क्वालीफाई करता है। स्पीकर कब डिस्क्वालीफाई करता है और प्रेसिडेंट कब डिस्क्वालीफाई करता है। प्रेसिडेंट किससे ओपिनियन लेगा? मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन अगर राष्ट्रपति कर रहा है किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई, तो किससे ओपिनियन लेगा, किससे बातचीत करेगा? एज इट इज कॉपी की लाइन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक से नहीं पढ़ोगे फिर कॉपी खोल के एग्जाम के बाद देखोगे सीधे सीधे कॉपी की लाइन है। क्या आंसर होना चाहिए भाई? इलेक्शन कमीशन से बात करके, इलेक्शन कमीशन, ये देखो सीधे लाइफ साइंस का क्वेश्चन, किसमें कितना प्रोटीन कंटेंट होता है पढ़ाया हुआ है। स्पिरुलिना, क्लोरेला, सोयाबीन, मछली, मिल्क, किसमें कितना प्रोटीन कंटेंट होता है, 5-6 नाम लिखवाए थे लाइन से। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। सोयाबीन क्या कंटेन करता है? लाइफ साइंस में कॉपी की लाइन है। और कुछ लोग कह रहे हैं खाली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सिलेबस का पार्ट और जीके करंट अफेयर, ये भी है भैया, लाइफ साइंस भी है। सोयाबीन होता है 40% प्रोटीन और 20% ऑयल। प्रोटीन कंटेंट इसमें 40% होता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जब किया गया था, 2020 में उत्तर प्रदेश का क्लीनेस्ट सिटी कौन था? अभी मैंने आप लोगों को जब सैनिटेशन पढ़ाया था तो मैंने पूछा था ना 2024 वाले में क्लीनेस्ट कौन रहा है? नोएडा। 2024 वाले में क्लीनेस्ट कौन रहा? नोएडा। तो करंट अफेयर में देखो पढ़ाया था, और पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पर कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ 2020 वाले में क्लीन कौन था? क्लीनेस्ट लखनऊ था। यूपी के अंदर लखनऊ क्लीनेस्ट था 2020 में, 24 वाले में नोएडा। सैनिटेशन नहीं किसी ने पढ़ रखा है तो लिख लो, 2024 में क्लीनेस्ट रहा है नोएडा, 20 में था लखनऊ। और भारत में सबसे क्लीनेस्ट कौन रहा है? इंडिया में क्लीनेस्ट रहा इंदौर और सूरत। इंदौर और सूरत, भारत के क्लीनेस्ट सिटी इंदौर सूरत।
और गंगा के किनारे के शहरों में सबसे क्लीनेस्ट कौन रहा है? गंगा किनारे वाले में सबसे क्लीनेस्ट कौन रहा है? अब ये यूपी का क्वेश्चन बन गया, बनारस और प्रयागराज। गंगा किनारे वाले में क्लीनेस्ट रहा है बनारस और प्रयागराज। क्लियर है? 2020 में लखनऊ था, 24 में यूपी में क्लीनेस्ट नोएडा, इंडिया में क्लीनेस्ट इंदौर सूरत, और गंगा के किनारे के टाउन्स में क्लीनेस्ट बनारस और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के कितने टीचरों को नेशनल अवार्ड मिला 5 सितंबर 2020? उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन है, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। टीचर्स डे पे 5 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के कितने टीचरों को सम्मानित किया गया था? उस समय 3 टीचरों को सम्मानित किया था। अपडेट करना हो तो अभी 2024 में भी 2 को सम्मानित किया है। नाम एक बार चेक करके नोट कर लो। 2024 में भी 2 टीचरों को सम्मानित किया है यूपी से। यहां पे अपडेट कर लेना यूपी वाले जो इस साल जिनको सम्मानित किया होगा। रविकांत द्विवेदी, श्याम प्रकाश मौर्य। रविकांत द्विवेदी, रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य दोनों यूपी के हैं। 2024 में सम्मानित किया गया है। रविकांत द्विवेदी, श्याम प्रकाश मौर्य, ऐड कर लो नाम जरा। ये नेशनल टीचर्स डे में जो अवार्ड मिला यूपी के 2 टीचर। ये सेम क्वेश्चन, बस यहाँ 2024 कर दोगे अगर तो ये आंसर हो जाएगा। सब कुछ सेम है, बस यहाँ 2024 अगर कर दोगे तो इन दोनों लोगों को मिला है, रविकांत द्विवेदी, श्याम प्रकाश मौर्य। ये यूपी लोकल का क्वेश्चन हो गया। अरे सानू पागल हो क्या यार, नया वाला बता तो रहा हूँ, 2024 का नया है, ये अपडेट कर लो। पुराना वाले में तो 3 लोगों को मिला था, उनके नाम कहाँ बता रहा हूँ मैं, 24 वाले बोल रहा हूँ, ये दोनों हैं। नए वाले उत्तर प्रदेश के ये दोनों हैं। मिला तो बहुत सारे टीचरों को है पूरे इंडिया में, केवल हम बात कर रहे हैं यूपी वाले कौन कौन है। यूपी वाले ये 2 हैं, बस यही नाम ध्यान रखना है 2024 का। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ। 20 में मिला था 3 लोगों को, तो वो हमारे मतलब का अब नहीं है। 2024 में नेशनल टीचर अवार्ड जो मिला है वो इन 2 लोगों को उत्तर प्रदेश से हैं। कई लोग यूपी के, ये 2 हैं। पोषण माह बता चुका हूँ, सितंबर महीने में। पोषण अभियान, पोषण माह सितंबर महीने में। पोषण अभियान, पोषण माह सितंबर महीने में। सैनिटेशन वाले में पढ़ाया भी है ये। ये किताब का नाम बता दो जरा। अब इसमें भले तुम्हें चारों किताब पता हो ना पता हो, 2 तो एज इट इज कॉपी की हैं, उतने से क्वेश्चन बन जाएगा। 2 किताब सीधे कॉपी की हैं और उसमें भी बड़ी पॉपुलर है दोनों, लिखा रखी है क्लास में। मैच द फॉलोइंग बोलो, एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है ये। चलो मैं किताब का नाम भी बोलता हूँ। बुद्ध चरितम किसने लिखी थी? बुद्ध चरितम, बुद्ध के बारे में बताया था। बुद्ध चरितम किसने लिखी है? कॉपी में एज इट इज लाइन है, अश्व घोष। कालिदास ने जो किताबें लिखी थी सबके नाम बताए थे। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से ही कालिदास एक थे। राजा विक्रमादित्य और उर्वशी, उनकी जो लव स्टोरी कालिदास ने लिखी थी, उस किताब का नाम था विक्रम उर्वशीयम। कालिदास की कई रचनाएं बताई थी, कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कई सारी किताब बताई थी। विक्रम उर्वशीयम भी बताई थी, जहां मैंने कहा था राजा विक्रमादित्य जिनके दरबार में कालिदास थे और उर्वशी जो डांसर थी, उन दोनों की लव स्टोरी। तो इतने से ही बन जाएगा। अरे और दिमाग लगाओ ही मत, बाकी दिमाग क्या लगाना, इतने से ही बन जा रहा है। सी का 4, डी का 2, सी का 4, डी का 2, ये रहा आंसर। सी का 4 बुद्धचरितम अश्व घोष और विक्रम उर्वशीयम कालिदास, डी का 2। अब दिमाग लगा लो बाकी क्या कह रहा है वो। ए का 3 बोल रहा है, भरावी ने लिखी थी। और ये किरत अर्जुनियम, ये यूपी पीसीएस में बहुत बार आया वो क्वेश्चन है, ऊपर वाला भरावी वाला। और 10 कुमार चरितम ये डंडी ने लिखी थी। जरूरत नहीं है, बस 2 से ही बन गया। मैचिंग वाले में इसी से काम हो गया।
अब इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। महोबा के पास एक बड़ा टैंक, अजयगढ़ का मंदिर, महोबा और राजवासिनी, ये चंदेल राजा, इधर का पूरा एरिया, ये खजुराहो अजराहो तक का भी काफी एरिया चंदेल राजाओं ने 11वीं सदी में, चंदेल राजा जो रूल करते थे, ज्यादातर चीजें इधर इन लोगों की बनवाई हुई हैं। महोबा है, खजुराहो है, तो चंदेल राजाओं का ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन है इस पूरे एरिया में। यहाँ के आर्किटेक्चर में चंदेल राजाओं का ज्यादा काम देखने को मिलता है। तो चंदेल राजाओं ने तो बनवाया, पर चंदेल राजा में भी नाम पूछ रहा है, राजा का नाम बता दो जिसने ये सब बनवाया था। राहिल नाम था। ये स्टेट लोकल का क्वेश्चन है, स्टेट यूपी स्टेट लोकल क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन स्टेट लोकल पूछ सकता है, 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं। यूपी लोकल बहुत ज्यादा नहीं आता यूपी में। राहिल थे वैसे ये। मुगल के समय में राइट्स ए कल्टीवेटर एंजॉयड ऑन हिज ओन लैंड। मुगल के समय में कौन सा अधिकार खेती करने वाले को अपनी निजी भूमि पर होता था? अपनी भूमि को मॉर्टगेज कर सकता था, राइट टू मॉर्टगेज। मुगल के समय में अपनी निजी भूमि पर क्या अधिकार होता था? भूमि को रेहन पे रख देते थे, मॉर्टगेज कर देते थे, गिरवी रख देते थे, भूमि को मॉर्टगेज करते थे। ट्राइबल्स, सीधा कॉपी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास का। ज्योग्राफी में ट्राइब्स की लिस्ट बता रखी है, कौन सी ट्राइब भारत में कहाँ है, भारत में कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताया हुआ है, क्लास की लाइन है, कॉपी की लाइन है। जिसमें टोडास के लिए स्पेशली मैंने बोला था तमिलनाडु, अगर ये भी याद रह जाए, बताए चारों हैं, अगर सिर्फ ये भी याद रह जाए तो भी बन जाता। बी का 4 ये रहा। टोडास नीलगिरी में पाई जाती है। टोडा जो ट्राइब है नीलगिरी में पाई जाती है, तमिलनाडु। थारू उत्तराखंड के, टोडास तमिलनाडु, संथाल झारखंड, गोंड मध्य प्रदेश। ट्राइब की लिस्ट लिखा रखी है। ये देखो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से। क्यों मैंने कहा था कि 25 क्वेश्चन जो जीएस आएगा प्री और मेंस, एनवायरनमेंट भी जीएस का पार्ट है। लोग क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ लो और जीके करंट अफेयर, बस हो गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बहुत ज्यादा नहीं, इसमें साइंस का भी क्वेश्चन दिख रहा है, एनवायरनमेंट भी नजर आ रहा है आपको, एनवायरनमेंट भी दिख रहा है। ये सेकंड नंबर चैप्टर जो एनवायरनमेंट का, ये पढ़ा रखे हैं सब। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड। तो कुछ भी बात हवा में नहीं करी जाए, पेपर को देख के बोला जाए। और अभी तो 2 ही पेपर डिस्कस किए हमने। नोक्रक मेघालय में बायोस्फीयर रिजर्व है, नोक्रक भी। तेहांग दिबांग अरुणाचल में है, अगस्त्यमलाई केरल में है। बन गया। ए का 4, ये 2 ऑप्शन में है। नंदा देवी उत्तराखंड, सी का 1, ये भी इन दोनों। अच्छा ये हो गया ना ए आंसर। तो ए का 4 नोक्रक मेघालय, बी का 3 केरल, नंदा देवी उत्तराखंड, दिहांग दिबांग अरुणाचल। ए आंसर होगा इसका, ए होगा। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2, पढ़ाया हुआ है। जीएसटी के अंदर ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, स्टेट को इसमें से कौन सा टैक्स मिलता है। जीके करंट अफेयर में जीएसटी का एक चैप्टर है, एक लेक्चर है जीएसटी पे, जिसमें इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ा रखा है। इनकम टैक्स सेंटर को मिलता है, स्टेट का कोई मतलब नहीं। कस्टम जो है वो भी सेंटर का है, केंद्र को जाता है। इनकम टैक्स की जो बात करोगे सेंटर को जाएगा, केंद्र को जाएगा, इनकम टैक्स स्टेट का थोड़ी होता है। जो एक्साइज सेंटर को मिलता है, स्टेट को मिलता है, इसी के नाम से वैट। स्टेट जो है उसको वैट मिलता है, तो स्टेट को एक्साइज टैक्स में शेयर मिलता है। ये सी वाला आंसर करेक्ट होगा। इनकम टैक्स और कस्टम वाले में सेंटर को जाएगा इनकम टैक्स या कस्टम, एक्साइज वगैरह जो है उसमें शेयर स्टेट को ही मिलेगा। संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ऑथोराइज करता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेशन? इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेशन हिंदी में समझना हो तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए नियम बनाने की ताकत देता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को भारत में लागू करने के लिए कोई नियम बनाना हो तो पार्लियामेंट पास कर सकती है। कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और उसको भारत में लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेटेड है आर्टिकल 253।
पार्लियामेंट की पावर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर कोई पास हुआ है और भारत में उसको लागू कराना है, कानून बनाने की जरूरत है, तो आर्टिकल 253 के तहत पार्लियामेंट को यह अधिकार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग वाला हो चाहे कोई हो, अपॉइंटमेंट कौन करता है जजों का भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, अपॉइंटमेंट किसके नाम पर होता है? ये आंख बंद करके पैर से टिक करने वाला क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, बिल्कुल ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट। कौन इसमें से एक खरीफ की फसल नहीं है? राबी, खरीफ, जैद, 3 फसलें होती हैं। मानसून वाली जो फसल होती है, जिसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, उसको खरीफ कहते हैं। विंटर वाली जो फसल होती है उसको राबी कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है इसमें। और मानसून वाली जो फसल होती है, जून जुलाई वाली, खरीफ, चावल आवल की फसल खरीफ है। गेहूं विंटर क्रॉप में आता है, राबी है। और पूरे साल जो फसल होती है, जैद। राबी, खरीफ, जैद 3 फसलें हैं, ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सवाल पूछा है इसमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? चावल वगैरह खरीफ की फसल होती हैं, गेहूं वगैरह राबी में आता है। तो खरीफ की फसल नहीं है, मतलब राबी की फसल लेंटिल, लेंटिल जो है राबी की फसल। दालें वगैरह जो होती हैं, मटर, दालें, सर्दियों की फसल क्या है? मटर, दालें, ये सब। तो लेंटिल किस में आएगा? राबी में आएगा। भाई साल में कौन सी चीज कब खाने को मिलती है आपको नहीं पता क्या? मटर वटर खाने को कब मिलती है? विंटर। तो विंटर की फसल लेंटिल जो है विंटर क्रॉप में आएगा। मसूर, दालें वाले जो है राबी की फसल है वो, और बाकी जो है वो खरीफ की फसलें लिखी है। चावल भी खरीफ की फसल है, गेहूं राबी की फसल है। वीट अगर पूछेगा, गेहूं, गेहूं राबी की फसल है, चावल खरीफ की फसल है। द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज, मस्टर्ड, मूंग। रोटेशन इंटेंसिटी, ये पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है। रोटेशन इंटेंसिटी देखना पड़ेगा क्या है, रोटेशन इंटेंसिटी क्या पूछना चाह रहा है ये। मेज, मस्टर्ड, मूंग क्रॉप की रोटेशन इंटेंसिटी, ये शायद ये कहना चाह रहा है कितने कितने टाइम में रोटेट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ये स्टार लगा लो, इसका कुछ आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं, ये देखना पड़ेगा, मुझे भी चेक करना पड़ेगा रोटेशन इंटेंसिटी क्या कह रहा है। शायद ये कह रहा होगा कितने कितने टाइम पे रिपीट करें, ऐसा कुछ होगा। तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 5 स्टार विलेज स्कीम, करंट अफेयर क्वेश्चन 2020 का। पोस्टल डिपार्टमेंट की स्कीम थी कि जितना भी इंटीरियर एरिया हो, रिमोट एरिया हो, वहां तक भी भारतीय डाक पहुंचे। बहुत रिमोट एरिया भी हो, बहुत रिमोट एरिया में भी पोस्टल सर्विस पहुंच पाए, बहुत इंटीरियर इलाके में भी पोस्टल सुविधा पहुंच पाए, उसके लिए था ये। करंट अफेयर के पुराना क्वेश्चन हो गया अभी। 5 स्टार विलेज स्कीम पोस्टल डिपार्टमेंट का था, करंट का पुराना क्वेश्चन है, अभी मतलब का नहीं है। स्पोर्ट का क्वेश्चन देखो आया हुआ है, जीके करंट अफेयर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन। यूएस ओपन 2020 में मेन सिंगल कौन जीता था? अभी चारों मैंने लिखवाए हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर पीडीएफ देखोगे, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में। सबसे पहला 1000 बार बता चुका हूं सवाल ये। साल में सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और फिर होता है यूएस ओपन। ये चारों टेनिस के बड़े टूर्नामेंट हैं, इनको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है, ग्रैंड स्लैम कहते हैं। साल में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस ओपन होगा। फ्रेंच ओपन को एक और नाम से भी जानते हैं, रोलैंड गैरस, रोलैंड गैरस के नाम से भी जानते हैं फ्रेंच ओपन को, पेरिस में खेला जाता है। अब इन चारों टूर्नामेंट में 5 कैटेगरी खेली जाती है। मान लो ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा तो 5 इवेंट होंगे, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेन डबल, वुमेन डबल और मिक्स डबल। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 5 कैटेगरी होगी, फ्रेंच ओपन में 5 कैटेगरी, तो 5 कैटेगरी में जीतेंगे लोग। मेन सिंगल वाला कोई जीतेगा, वुमेन सिंगल कोई जीतेगा, मेन डबल, वुमेन डबल और मिक्स डबल, ये 5 कैटेगरी होती है। यूएस ओपन में ज्यादा एग्जाम में जो पूछता है मेन सिंगल, वुमेन सिंगल,
कौन जीता कौन हारा। मिक्स डबल में या डबल्स में कोई इंडियन जीतेगा तो क्वेश्चन है। सिंगल्स वाला एग्जाम में पूछता है कौन जीता, डबल्स वाला तब एग्जाम में पूछता है अगर कोई इंडियन जीत गया हो। तो यूएस ओपन 2020 ये साल का चौथा इवेंट होता है यूएस ओपन। मेंस सिंगल टाइटल 2020 में कौन जीता था, 20 से हमें मतलब नहीं, अब हमें 24 वाले से मतलब है। 24 में कौन जीता, आजकल काफी जीत रहा है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर इटली का प्लेयर है, ये जीता है 2024 में यूएस ओपन। एक बार चेक कर लो जरा, चारों लिखवा रखे हैं मैंने, 2024 के चारों अपडेट करा रखे हैं मैंने। ये एक बार चेक कर लो, यूएस ओपन ये जीता, जेनिक सिनर इटली का है। अब इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में हवा नहीं लगेगी, टीचर के लिए भी मुश्किल, बच्चों के लिए भी मुश्किल। ऐसे क्वेश्चन कि ये पुराने जो एंशियंट सिटी, एंशियंट टाइम में इनके क्या नाम हुआ करते थे, एक आध नाम बता पाओगे इसमें? चार के चार ऑप्शन जो हैं टीचर के लिए भी टफ है। जैसे इसमें मैं अगर बता पाऊंगा आपको, कन्नौज जो है इसको कानकुब्ज कहते थे, गंगा के पास का क्षेत्र इसको कहते थे कानकुब्ज, और महोदय नाम से भी जाना जाता था। कानकुब्ज, कानकुब्ज या महोदय, ये नाम सही है। कन्नौज को कानकुब्ज या महोदय कहते थे, पर जानबूझ के इसने सोचा कि भाई बन ना पाए सवाल, तो इसने नॉट पूछा है। नॉट, नॉट बताओ। अब मुझे जो जानकारी है, कानकुब्ज महोदय ये कन्नौज का नाम था, ये सही है। सारनाथ को ऐसी पट्टन कहते थे, ये सही है। ये दो तो सही है, कानकुब्ज महोदय कन्नौज, ऐसी पट्टन सारनाथ पुराना नाम। इसमें दशपुर, दशपुर मंदसौर, बी और सी में चेक करना पड़ेगा, बी और सी चेक करना पड़ेगा। दशपुर मंदसौर ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो नॉट करेक्ट है, ये आंसर बनना चाहिए सी। डी में तो कोई गलती का चांस नहीं है, सी आंसर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो है टफ बन जाते हैं, इतने सारे सिटी है कहां तक नाम याद रख पाओगे। सारनाथ को इसी पट्टन कहते थे, इसी पट्टन, ई की जगह आई होना चाहिए वैसे वर्ड, इसी पट्टन। महोदय और कानकुब्ज कन्नौज ये भी ठीक है। बनवासी तलकड़ यही होना चाहिए आंसर। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानी बताई होगी। अर्ली फार्मिंग साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक, अब ये क्वेश्चन गंदा क्वेश्चन है। गंदा मतलब एम्बिगुअस, इसमें कोई एक आंसर क्लियर नहीं बोल सकता, क्योंकि इतनी पुरानी जो खोज हुई है, हर चीज के बहुत क्लियर आंसर नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है, अर्ली फार्मिंग साइट जो लेक के किनारे पता लगी थी, इतने सारे एक्सकेवेशन, इतनी सारी जानकारी मिली है, कई जगह एम्बिग्यूटी है, अलग अलग हिस्ट्रियन अलग अलग बात करते हैं। यहाँ पे फंसोगे दो स्टेटमेंट में। अब बनाने वाले ने कहां से क्वेश्चन उठा के कॉपी किया है, ये दिक्कत है। लहुरा देव एक जगह है गोरखपुर के पास, कई जगह आपको ये आंसर मिलेगा, कई जगह बिहार का ये चिरान सारण जिले में पड़ता है, कई जगह ये आंसर मिलेगा, पर ये एम्बिगुअस है। अब कहां से उठा के कॉपी करके क्वेश्चन दिया है उसी को पता होगा। ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे ज्यादातर जगह। लहुरा देव गोरखपुर के पास पड़ता है, चिरान जो है सारण, इसको पढ़ भी नहीं पाओगे, पेपर ए का पेपर है। टेक्निकल भी पढ़ना है, 22 सब्जेक्ट एफटी भी पढ़ने हैं। इस तरह के क्वेश्चन उम्मीद मत करो कि बन पाएंगे, बेहतर है छोड़ दिया जाए, बेहतर है ना करो। तो 25 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मत करो उनको, निगेटिव मत लाओ। सीधे सीधे छोड़ने वाले क्वेश्चन है, मत इनमें अटेम्प्ट करो, क्योंकि मानोगे नहीं, अटेम्प्ट करोगे निगेटिव आ जाएगा फिर। अरे कितने 5-7 क्वेश्चन आ जाएगा, सारे थोड़ी ऐसे पूछ देगा। और क्वेश्चन बनाने वाले को ही पता है कि ये क्वेश्चन में बच्चा गलती करे, निगेटिव ले और जाए बाहर। तो जब बनाने वाला जानबूझ के ऐसा दे रहा है कि ना कर पाओ, तो मत करो, छोड़ दो उसको। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों करना है? कंपटीशन है ना, सेमेस्टर एग्जाम थोड़ी है। दास्ताने मजहिब नाम से किताब, दीने इलाही जो धर्म था अकबर के द्वारा शुरू किया गया, उससे संबंधित किताब लिखी थी मोहसिन फानी ने। मेरा पढ़ाया नहीं है, मेरा पढ़ाया नहीं है, पीसीएस का पुराना क्वेश्चन। दीने इलाही अकबर की लिखी, उसी के बारे में दास्ताने मजाहिब किताब लिखी गई थी, मोहसिन फानी, बाद में लिखी गई है। जरूरत नहीं थी, करने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पता तो। पीसीएस विशेष में आया हुआ उनके मतलब का है, आपको जरूरत नहीं है। उठाया भी शायद वहीं से होगा इसने। ये रिहेबिलिटेशन मंत्रालय बना था 1947 में, तो वल्लभ भाई पटेल और नेहरू कौन कौन से मंत्रालय हेड कर रहे थे? ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ा रखे हैं मैंने।
तो ये दोनों आंसर तो होगा नहीं। अब लेते कि ऑप्शन बचा, या तो मुखर्जी लगाओगे या केसी नियोगी लगाओगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रोल रहा है कश्मीर संबंधित, बताया हुआ है मैंने। अगर ये वो मंत्रालय वगैरह होल्ड कर रहे हो तो मैं बताता। 3 एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पर, केसी नियोगी आंसर होगा। भाई पटेल नेहरू कौन कौन से मंत्रालय हेड कर रहे थे बताया था, कमेटी वमेटी सब बताई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर संबंधित क्या रोल था बताया हुआ है इनके बारे में। तो तीनों के बारे में जिक्र कर रखा है, पूरी कहानी बताई है, इनका नाम नहीं आया तो यही आंसर है, क्योंकि इनकी जो कमेटीज वगैरह थी उनके नाम बताए हुए हैं हिस्ट्री में। तो केसी नियोगी आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, चलो सिविल वाला 19 का और 21 का ये 2 पेपर हमारे हो गए। अब अगला जब पेपर सॉल्व करेंगे तो मैकेनिकल वाले करा दूंगा 19-21 के, फिर इलेक्ट्रिकल वाले करा दूंगा। तो जीएस के जो 100 क्वेश्चन 4 पेपरों में और हो जाएंगे आपके। तो जितने पेपर हम पलट लेंगे पता लग जाएगा ना मैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना ऑन एन एवरेज आप बना पा रहे हो, क्लास से ऑन एन एवरेज कितना आपको मिल रहा है क्वेश्चन, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो इतना रखते हैं। और ये क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है, आरआरबी एसएससी सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है अभी जो आपने करे हैं। जीएस का पार्ट है, सबके लिए कॉमन है, केवल यूपीपीएससी एई के लिए नहीं, सबके लिए कॉमन है। कल जो हम टॉपिक शुरू करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, टॉपिक नंबर यूपीपीएससी एई में सिलेबस का 21-22, इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों के लिए करंट अफेयर का पार्ट है, आरआरबी और बाकी एग्जाम के लिए भी करंट अफेयर का एरिया है साइंस एंड टेक। करंट अफेयर दिसंबर फर्स्ट वीक में कराया है तो बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। यूपीपीएससी एई में 21 और 22 नंबर टॉपिक से लिख रखा है इसको, तो एक बार मैं पूरा इसको कराऊंगा फिर से। इसके बहुत सारे टॉपिक जीके करंट अफेयर में ईएस वाले आरआरबी एसएससी सब पढ़ चुके हैं, तो जीके करंट अफेयर का ही एरिया है 21 और 22 नंबर टॉपिक। इसमें आपका स्पेस प्रोग्राम्स, डिफेंस, बहुत सारी चीजें आईसीटी की आ जाती हैं, तो आईसीटी आपने अलग से पढ़ ही लिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें स्पेस, डिफेंस, आईसीटी ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो वो जरूरत नहीं है, हटा दो उसको। स्पेस, डिफेंस, उसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चर्चा में है, वो सब आएगा इसमें। और 10th तक की साइंस को हम अलग रख दें अगर, तो ये करंट रिलेटेड एरिया है। 10th तक की साइंस को अगर हम अलग कर दें तो ये बेसिकली करंट अफेयर का ही पूरा पार्ट है। ठीक है, पेपर पारुल अब मैंने सॉल्व करवाना शुरू किए हैं, जल्दी पेपर में सब करवा दूंगा, चिंता ना करो। यूपी पीसीएस वगैरह का पेपर भी जो है लेटेस्ट वाला, पर वो पीसीएस वाले बच्चों के मतलब का है, पीसीएस वालों के मतलब का है। नए साल का पेपर बिहार और यूपी दोनों करवा दूंगा मैं जल्दी ही। अब चक्कर क्या है, थ्योरी भी चल रही है, आपकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, कंटेंट भी तैयार करके दे रहा हूँ, 2 ही हाथ पैर है ना भाई। मैं एक भी मिनट फ्री नहीं बैठ रहा हूँ, जितना टाइम मिलेगा मैं खुद ही करा दूंगा आपको, ज़्यादा ज़्यादा पेपर करा दूंगा। पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए आपके फोल्डर में देखो, और टेस्ट सीरीज भी चल रही है, कंटेंट बना के भी दे रहा हूँ, क्लासेस भी चल रही हैं, टाइम पे कंप्लीट भी करना है, क्वेश्चन भी कराने हैं। तो जल्दी कुछ टाइम में आप देखोगे धीरे धीरे सारी चीज़ कवर होती जाएंगी। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। कल शुरू होगा 6:30 पे 21 और 22 नंबर टॉपिक यूपीपीएससी एई का। बाकी लोगों को भी लाइव का एक्सेस रहेगा, आरोहन के जो बैचेज हैं वो करना चाहे तो कर सकते हैं, हालांकि वो लोग जीके करंट अफेयर में कुछ टाइम पहले पढ़े हुए हैं। साइंस एंड टेक का पार्ट जीके करंट अफेयर में दिसंबर फर्स्ट वीक में ही हुआ है अभी, जीके करंट अफेयर के साथ। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट।